हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सभी लोग बिना स्ट्रेस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्ट्रेस लेना नहीं है फ्रेंड्स, जरा भी नहीं लेना है। जितना कम स्ट्रेस लोगे उतना ही आपका एफिशिएंसी और रिटेंशन बहुत हाई होने वाला है। आराम से प्रिपेयर करो। राइट, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरियाज है, जो आपको अच्छे से आता है, उसको और स्ट्रेंथन करो। एंड जो आपके वीक एरियाज है, उसको टुवर्ड्स द एंड में देखा करो। जनरली क्या होता है ना कि स्टूडेंट वो सब एरियाज में फोकस करता है जो उसका उतना अच्छे से नहीं हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि जैसा मॉर्निंग में आपने वो वाला टॉपिक देख लिया जो आपका अच्छे से नहीं हुआ है। अब उसमें अगर कहीं पे भी अटके तो पूरा का पूरा दिन उसमें निकल जाता है। एंड देन फिर क्या होता है, टुवर्ड्स द एंड में ऐसा लगता है अरे यार ये तो मेरे को आया ही नहीं और इसके अलावा मेरा कुछ हुआ भी नहीं। राइट। एंड फिर आता है नर्वसनेस, प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ आता है। एंड वो एरियाज जो आपके इतने अच्छे से नहीं हुए हैं वही मैग्नीफाई होके आपको दिखते हैं एज इफ कि पूरा का पूरा उसी से आने वाला है। तो दिस शुड नॉट हैपन। राइट, थोड़ा सा स्मार्टली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो डे का जैसे आपका स्टार्ट होता है आपको वो सारे एरियाज में फोकस करने पड़ेंगे जो आपका अच्छे से हुआ है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसमें मास्टरी लाओ। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे वो सारे टॉपिक्स जो आपके इतने अच्छे से नहीं हुए उस पर फोकस करो, ताकि आपके माइंड में साइकोलॉजिकली आपको ये पता रहेगा कि हाँ यार, मेरा पूरा दिन में मेजोरिटी मैंने अच्छा खासा प्रिपेयर किया हुआ है। अब मेरे को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मैं वो सब एरियाज में फोकस करूँ जो मेरा रिलेटिवली वीक है। दिस हाउ यू शुड मोटिवेट योर सेल्फ। राइट। और एग्जाम्स जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं मैं मानता हूँ थोड़ा प्रेशर तो बिल्टअप होता ही है। राइट, ऑब्वियस है, सबको होता है, हमको भी हुआ था। एंड बट इससे आपको ज्यादा अफेक्ट होना नहीं है, क्योंकि आप जितना फ्रस्ट्रेशन प्रेशर में रहोगे ना उतना ही आप अपने प्रिपरेशन पे इंसल्ट करोगे। राइट। आपने 6-8 महीना दिया हुआ है सीएफए लेवल 1 को प्रिपेयर करने के लिए। अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए, फालतू का स्ट्रेस मत लीजिए, अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, चलो। विद दिस वी स्टार्ट आवर बूस्टर डोज नंबर 6। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। बूस्टर डोज 6 क्वेश्चंस अपन ने अच्छे खासे कर ही लिए हैं। इसमें मोस्ट प्रोबेबली थियरी टाइप के क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। अ पब्लिक ऑफरिंग ऑफ बॉन्ड्स इशूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इशूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा लैंग्वेज कि यार मैंने क्या किया ना, मैं रेगुलेटर के पास गया और मैंने ना बल्क में रजिस्ट्रेशन ले लिया। और जब कहीं भी मेरे को पब्लिक से पैसा उठाना है ना तो बार बार मेरे को रेगुलेटर के पास ना जाना पड़े। ये लैंग्वेज तो शेल्फ रजिस्ट्रेशन का होता है। देखो, पब्लिक ऑफरिंग ऑफ बॉन्ड्स इशूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड एज शेल्फ रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2। The put call forward parity relationship is similar to the standard put call parity relationship। हाँ, एक सेकंड आगे नहीं पढ़ते हैं। पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी और पुट कॉल पैरिटी में फर्क क्या है? इट इज जस्ट दैट पुट कॉल पैरिटी में याद है पुट ऑप्शन प्लस स्टॉक। अब पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी में ना ये स्टॉक को रिप्लेस करते हैं विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड प्राइस। राइट, यही तो फर्क है। क्या बोल रहे हैं? द पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी रिलेशनशिप इज सिमिलर टू द स्टैंडर्ड पुट कॉल पैरिटी रिलेशनशिप विद अ फॉरवर्ड प्राइस सब्सटीट्यूटेड फॉर। क्या चीज से अपन सब्सटीट्यूट कर देते हैं? राइट, विद अ फॉरवर्ड प्राइस सब्सटीट्यूटेड फॉर। राइट, फॉरवर्ड प्राइस आता है पिक्चर में क्या चीज को सब्सटीट्यूट करते हुए? स्टॉक को सब्सटीट्यूट करते हुए, अंडरलाइंग एसेट को। बी इंपॉर्टेंट है यार, लैंग्वेज में फंस जाओगे। समझे आपको? क्वेश्चन का टोन पढ़ो ना, बोलता है पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी और पुट कॉल पैरिटी सेम ही है, फिर बोल रहा है इज सिमिलर तो स्टैंडर्ड पुट कॉल पैरिटी विद फॉरवर्ड प्राइस सब्सटीट्यूटेड फॉर। तो फॉरवर्ड प्राइस आया, किसको सब्सटीट्यूट किया? उसने स्टॉक को सब्सटीट्यूट किया, अंडरलाइन को सब्सटीट्यूट किया। राइट, बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। A hedge fund uses derivative positions to take a long position in Japanese yen and short position in euro। तो येन, यूरो, ये सबको मैक्रो स्ट्रेटजीज कहते हैं। राइट, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग करेंसीज में खेलना, मैक्रो। द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस हेज फंड इज मोस्ट लाइकली अ मैक्रो स्ट्रेटजी फंड। इवेंट ड्रिवन तो होगा, इवेंट ड्रिवन तो मर्जर आर्बिट्राज ये सब में फोकस करते थे, एक्टिविस्ट एंड ऑल दैट। क्वांटिटेटिव डायरेक्शनल फंड ये किसका पार्ट था पता है? ये इक्विटी रिलेटेड का था। राइट। क्वेश्चन नंबर 4। कंपेयर टू एन इंडेक्स ऑफ 100 यूएस एक्सचेंज ट्रेडेड स्टॉक्स। एक इंडेक्स है जिसके अंदर 100 स्टॉक्स हैं। इसको कंपेयर किया किससे? एक इंडेक्स जिसके अंदर 100 यूएस गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड से। बोलना ये चाह रहा है कि यार एक स्टॉक का इंडेक्स वर्सेस बॉन्ड का इंडेक्स। अगर आपको वेब सीरीज याद है, अगर आपने सही तरीके से देखा हुआ है, वहां पे भी अपन ने डिस्कस किया था सर, बॉन्ड वर्सेस इक्विटी में सबसे ज्यादा यूनिवर्स बड़ा किसका है? बॉन्ड का है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट कौन सा इंडेक्स होता है? बॉन्ड का इंडेक्स होता है। राइट, अब लेट्स सी क्या बोल रहा है। और हाँ, लैक ऑफ लिक्विडिटी किस में होता है? इक्विटी में होता है कि बॉन्ड में होता है? बॉन्ड में होता है, लैक ऑफ लिक्विडिटी। राइट, लेट्स सी। कंपेयर टू एन इंडेक्स ऑफ
कंपेयर टू एन इक्विटी इंडेक्स विद बॉट इंडेक्स, क्या बोला, विल मोस्ट लाइकली, एक सेकंड में फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। कंपेयर टू एन इंडेक्स ऑफ 100 यूएस एक्सचेंज रेट स्टॉक्स, कॉमा, एन इंडेक्स ऑफ 100 यूएस गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड विल मोस्ट लाइकली रिफ्लेक्ट इक्वली टाइमली प्राइस डेटा। गलत, राइट। बॉन्ड्स के केस में काफी बॉन्ड्स इलिक्विड होते हैं, तो यार हर इंटरवल्स में उनका प्राइस नहीं मिलेगा। बी, बॉन्ड्स विल मोस्ट लाइकली बी मोर डिफिकल्ट टू बिल्ड एंड मेंटेन, सही है। सी क्या है, हैव लेस टर्नओवर, नहीं, बॉन्ड इंडेक्स का ज्यादा टर्नओवर होता है, क्योंकि बॉन्ड इंडेक्स का टर्नओवर, एक तो जो रिकॉन्स्टिट्यूशन रीबैलेंसिंग होता है, उसके अलावा जो बॉन्ड्स मेच्योर होते हैं तभी भी तो टर्नओवर हो जाता है, राइट। तो बॉन्ड्स के केस में ज्यादा टर्नओवर एज कंपेयर टू इक्विटी, तो बी इज द आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिमम डेटा रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट फॉर 3 years बिगिनिंग 3 years फ्रॉम नाउ। 3 साल के बाद 3 साल के लिए, देखो ना, फॉरवर्ड रेट निकालना है कब का, 3 साल का। सर 3 साल के बाद 3 साल का रेट, तो अगर आपको फिक्स्ड इनकम याद आ रहा है तो 0, 3, 6, ये है ना, 3y नोटेशन से याद है। 3 साल के बाद 3 साल के लिए, तो ये निकालने के लिए मेरे को 6 साल का स्पॉट रेट चाहिए और 3 साल का स्पॉट रेट चाहिए। 6 साल वाले में से मैं 3 साल का स्पॉट रेट को कट कर दूंगा तो क्या बचेगा, 3 साल के बाद 3 साल का, तो 6 साल का रेट चाहिए, 3 साल का रेट चाहिए। दिख रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 6, in a two asset portfolio where 20% is invested in the risk free assets, okay, the standard deviation of the portfolio will be, पूरा का पूरा कॉर्पस में से 20% रिस्क फ्री एसेट है, 80% रिस्की है, तो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा सर, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज विल बी प्योरली डिपेंडेंट अपॉन रिस्क ऑफ द रिस्की एसेट, मतलब वेट ऑफ रिस्की एसेट इनटू सिग्मा ऑफ रिस्की एसेट, दैट इज 0.8 into sigma of risky asset। क्या बोल रही है, the standard deviation of the portfolio will be 80% of the standard deviation of the risky asset, perfect। 6 का A। Question number 7, which of the following types of institution is most likely to have the lowest risk tolerance? सबसे कम रिस्क और टॉलरेट कौन करता है, या सबसे कम रिस्क कौन लेता है, ये तीनों में से। तो जैसी ऑप्शन देखा ना, मेरा ध्यान सबसे पहले एंडाउमेंट में गया, और एंडाउमेंट में मेरे को याद आ रहा है कि सर एंडाउमेंट का लाइफ परपेचुअल रहता है, इनका रिस्क टॉलरेंस हाई रहता है, तो एंडाउमेंट तो हो नहीं सकता है, राइट। फिर ध्यान में गया म्यूचुअल फंड कंपनी। अब म्यूचुअल फंड कंपनी इन लोग ने जनरल टर्म बोला है, म्यूचुअल फंड तो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, जो बहुत ही शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में, लिक्विड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो अगर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड टाइप से, तो इनका रिस्क टॉलरेंस लेवल लो है। हाउएवर अगर इक्विटी टाइप के म्यूचुअल फंड है तो उनका रिस्क टॉलरेंस लेवल हाई है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी को एग्जैक्टली अपन कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि रिस्क टॉलरेंस लेवल लो है कि हाई है, तो ये भी गया। बचा क्या, कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक ही होना था, क्योंकि कमर्शियल बैंक में याद है, बैंक का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज मोर फोकस्ड ऑन द सेफ्टी, राइट, एंड लिक्विडिटी। बैंक्स लोग ज्यादा रिस्की जगह पे नहीं लगाते, क्योंकि अगर रिस्की एसेट्स डूब गया तो डिपॉजिट होल्डर्स को कैसे पैसे लौटाएंगे, राइट। तो कमर्शियल बैंक इज द आंसर। तो ये तीन में से कमर्शियल बैंक का सबसे कम रिस्क टॉलरेंस है, ठीक है। ये भी अच्छा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, consider an investor who has sold a cash settled call option at $39, C माइनस किया हुआ है at 39 on 100 shares of a general industry at a price of $5। कॉल का प्रीमियम है 5, तो 100 into 5, ₹500 का प्रीमियम इसने कलेक्ट कर लिया। इफ द शेयर प्राइस इज $41 एट एक्सपायरी, एक्सपायरी में 41 हो गया, तो चलो पे ऑफ बोलो, तो पे ऑफ क्या होगा, 39 माइनस 41 इंटू 100, दैट इज -200 का पे ऑफ होगा। फिर प्रॉफिट को निकालते वक्त अपन प्रीमियम को भी कंसीडर करेंगे, -200 प्लस 500 सेलर ने कलेक्ट करके रखा, तो सर 300 का प्रॉफिट, राइट। एकदम बेसिक सा सम है डेरिवेटिव्स का। प्रॉफिट ऑफ 300, एक का बी। क्वेश्चन नंबर 9, एन एनालिस्ट गैदर द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ कंपनी। ये क्वेश्चन दिख रहा है बार बार, तो प्लीज फोकस करना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में इन लोग चाह रहे हैं कि यार ये इस टाइप के, जहां पे रिटेंशन रेशियो दे दिया रहता है, इसको यूज करते हुए कैंडिडेट को इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने आना चाहिए।
हिस्टोरिकल अर्निंग्स रिटेंशन रेशियो 60% है, ओके, दैट इज प्रोजेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। सस्टेनेबल रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों के हेल्प से मैं ग्रोथ रेट निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला इज रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटेंशन रेशियो कितना है 60%, इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 10%, राइट। 60 का 10% इज व्हाट 6%। एक को डेसिमल में ले लो चाहिए तो 60% इंटू 0.1 कर दो, ओके। बीटा देके रखा हुआ है, आरएफ देके रखा हुआ है, मार्केट रिटर्न देके रखा हुआ है, इससे क्या आएगा, आर ही आएगा। रिस्क फ्री रेट कितना है 5% प्लस 10% माइनस 5% इंटू बीटा कितना है, तो ये कितना हो गया 5%। आर ही आ गया, जी आ गया। अब क्या चाहिए, इफ द नेक्स्ट ईयर ईपीएस इज $2, नेक्स्ट ईयर का ईपीएस 2 है, रिटेंशन रेशियो 60%, मतलब पे आउट रेशियो कितना है 40%, तो 2 का 40% कितना है 0.8। तो बस आ गया, आई वी जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू टुडे इज D1 बाई आर ई माइनस जी। D1 कितना है 0.8 बाई आर ई कितना है आपका, सॉरी ये मैंने क्या लिखा, 5% प्लस 5%, ये 10% होगा आर ई। तो आर ई है आपका 10%, 0.1 माइनस ग्रोथ रेट कितना है आपका 6%, 0.06। चलो, तो 0.8 डिवाइड बाई 4%, 20, तो 20 का आई वी जीरो होना चाहिए, इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, Acquire Corp has a business model based on making accretive acquisitions each year. ओके, एक कंपनी है जो अक्वायर करता है, एक बढ़िया बढ़िया कंपनीज को अक्वायर करता है जो सही मायने में वैल्यू ऐड कर सकें, accretive acquisitions. The company has historically been successful in implementing its strategy. Okay. Earnings per share have grown each of the last 5 years at 15% compounded rate. Last 5 years में हर साल ना 15% के रेट से ना अर्निंग्स ग्रो हुआ है। Acquires two primary business segments are engineering, construction and mining. Okay, इनका दो primary business segment है, construction and mining. During the past year, Acquire purchased a service company. एक सेकंड स्टॉप, इसने एक सर्विस कंपनी को अक्वायर कर लिया, तो कहीं ना कहीं इसका नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया ना। इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एंड सर्विस कंपनी विद लार्ज नेट ऑपरेटिंग लॉसेस, इसको अक्वायर किया है, तो इसका तो नेचर ऑफ बिजनेस ही चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं जब भी ऐसा होता है ना कि यार एक कंपनी कोई अलग बिजनेस को अक्वायर कर लेता है, सर्विस कंपनी को, तो शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स लोग क्या सोचते हैं ना, यार ये अक्वायर करने के बाद अब आगे अर्निंग्स कैसे कैसे बदलेंगे, आगे पे फोकस हो जाता है, राइट। कि एक पर्टिकुलर कंपनी अक्वायर कॉर, मेन बिजनेस सेगमेंट है इसका इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, एक पर्टिकुलर ईयर या पास्ट ईयर में इसने एक सर्विस कंपनी को अक्वायर कर लिया, एंड वो ऐसा सर्विस कंपनी जिसका लार्ज नेट ऑपरेटिंग लॉसेस है। अब सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स है ना अक्वायर कॉर्प के, इन लोग को ये बात का चिंता होता है कि यार अब आगे कैसे अर्निंग्स चेंज होंगे, क्या कैसे इंपैक्ट आएगा अक्वायर कॉर्प का, राइट। आगे पूरा का पूरा फोकस ही फॉरवर्ड पे चले जाता है, राइट। पास्ट में आपका अर्निंग्स 15% के रेट से ग्रो हो रहा था, इट डजंट मैटर, सिंस आपने एक ऐसा एक्विजिशन किया है जो कंपनी के मेन बिजनेस से कुछ अलग है, तो यार अब ये एक्विजिशन से आगे क्या इंपैक्ट होगा वो जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, ठीक है। The purchase price was one half the company's current market value, ठीक है। The most appropriate technique to value acquire is based on its price to book value ratio, forward price to earnings ratio। बढ़िया क्वेश्चन था यार ये, ट्रेलिंग में जाना ही नहीं है, पास्ट में जो हुआ भूल जाओ, अभी तो आगे से मतलब है, सिंस आपने एक ऐसा सर्विस कंपनी को अक्वायर किया हुआ है, एक तो पहली बात तो सर्विस कंपनी को अक्वायर किया आपने वैसा। क्वेश्चन नंबर 11, a 60-day forward rate agreement on a 60-day market reference rate has a fixed rate of 6%। इसी को आप लोग नोटेशंस में कैसे लिखते हो, 60 डे, 60 डे इज इक्वल टू 6%। 60 डेज के बाद 60 डेज के लिए 60 डे 60 डे 6% है। इफ एट द इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द मार्केट रेफरेंस रेट इज 5%, द पेमेंट इन 60 डेज इज अननोन। कांट से, एक सेकेंड सुनना, सपोज आपने ये एफआरए बाई किया, 60 डेज के बाद 60 डे वाला 6% है, अब
60 डेज के बाद आपको फायदा होगा कि घाटा होगा, ये तो डिपेंड करता है कि सर 60 डेज के बाद एक्चुअल 60 डे का मार्केट रेफरेंस रेट क्या है उससे, राइट। आज 60 डे का रेट है 5%, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? 60 डेज के बाद एक्चुअल में 60 डेज का क्या मार्केट रेफरेंस रेट है, उससे डिटरमाइन होगा कि यार मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट में फायदा होने वाला है कि घाटा होने वाला है, राइट। तो इसीलिए अननोन। यार ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, a characteristics of alternative investments, a characteristics of alternative investments that distinguishes them from traditional investment is that, ये तो इजी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, कैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल के मुकाबले अलग है? दैट द रिडेम्पशंस आर मोर रेस्ट्रिक्टेड, सही है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में लिक्विडिटी बहुत कम होता है, रिडेम्पशंस पे रेस्ट्रिक्शंस होता है, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, दे आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, नहीं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को तो छूट है ना, राइट। म्यूचुअल फंड्स को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। सी बोल रहा है मैनेजर्स होल्ड मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, नहीं उन लोग कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशंस बनाएंगे, डाइवर्सिफाइड भी बना सकते हैं, राइट। कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि डाइवर्सिफाइड ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 3 year 6% coupon semi-annual pay note has a yield to maturity of 5.5%, ओके पूरा yield निकाल के दे दिया, YTM 5.5% है। If an investor holds this note till maturity and earns a 4.5% return on the reinvested coupon income, बस इतना ही काफी है क्रैक करने के लिए। YTM है 5.5%, लेकिन बॉन्ड से जो भी कूपन आ रहा है ना, कूपन 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 कूपन, वो कूपन को री इन्वेस्ट कर रहा है 4.5% के रेट पे। तो जाहिर से बात है इसका रियलाइज्ड यील्ड ऑन एन एवरेज 5.5 से भी कम होने वाला है। ये आपने फिक्स्ड इनकम में देखा होगा, किया होगा, राइट। कि यार अगर आपका री इन्वेस्टमेंट रेट YTM से भी कम है, तो आपका रियलाइज्ड यील्ड ऑन एन एवरेज हर साल YTM से कम होने वाला है। तो इसके लिए कोई कैलसी का जरूरत ही नहीं है। His realized yield on the note is closest to less than 5.5 वाला कौन सा है? A 5.46, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, public private partnership are most likely to be a vehicle for investing in public private partnership, बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब स्ट्रक्चर होता है। सी liquidity is generally supplied by dealers in OTC market, dealer driven market, right। देखो एक होता है आपका ऑर्डर ड्रिवन मार्केट, जहां पे लिक्विडिटी कौन सप्लाई करता है? ट्रेडर्स लोग। ऑर्डर ड्रिवन मार्केट जो एक्सचेंज ट्रेड है, ट्रेडर्स लोग ही बिडास पे डालते हैं। एक होता है आपका डीलर ड्रिवन मार्केट, जैसे करेंसी के केस में, राइट, डीलर्स रहते हैं ओवर द काउंटर, बिडास उन लोग कोट करते हैं, तो लिक्विडिटी इज प्रोवाइड बाय द डीलर। डीलर ड्रिवन मार्केट बोलो, कोट ड्रिवन मार्केट बोलो, OTC मार्केट बोलो। एक होता है ब्रोकर्ड मार्केट, जहां पे लिक्विडिटी इज प्रोवाइड बाय ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स, वैसा, ठीक है। तो ब्रोकर्ड मार्केट नहीं है, ऑर्डर ड्रिवन मार्केट नहीं है, कोट ड्रिवन मार्केट। कोट ड्रिवन मार्केट बोलो, डीलर ड्रिवन मार्केट बोलो, OTC मार्केट बोलो, सेम है। सी इज द आंसर। ऑर्डर ड्रिवन मार्केट में कौन प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी? ट्रेडर्स। ब्रोकर्ड मार्केट में कौन प्रोवाइड करता है? ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है। ओके, ये था आपका बूस्टर डोज नंबर 6, और काफी ज्यादा अच्छा खासा रिवीजन हो गया है हमारा, राइट। अब मैं थोड़ा सा स्टांस चेंज करूंगा, राइट, कुछ कुछ कोर एरियाज पे वैसे फोकस करूंगा और उसके रिलेटेड सम्स कराऊंगा, ऐसा मैंने सोच के रखा हुआ है, ठीक है। आप लोग अपने एंड पे रिवाइज कीजिए, घबराना नहीं है, ठीक है ना। क्रैक करेंगे मतलब क्रैक करेंगे। चलो, आई थिंक मेरे को जस्ट कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि यार मोटा मोटी मतलब अर्ली टू अर्ली, आई थिंक सब एग्जाम्स का डेट वैसे ध्यान में नहीं आ रहा है, इट इज 16 अगस्त और 18 अगस्त वैसा। तो उस हिसाब से मैं आ, सोचूं आगे क्या कैसे करना है, ठीक है। चलो, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।